सो वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर फॉर क्लास बंक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिकल थिंकर्स। तो उसमें सबसे पहले क्लासिकल थिंकर्स देखेंगे हम इमाल डर्कहाइम। सो बिना कोई विलम्ब करते हुए हम लेट्स गेट स्टार्टेड। इमाल डर्कहाइम। तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं इनकी बेसिकली बायोग्राफी से, इमाल डर्कहाइम की। ठीक है, इनका जीवन परिचय हम थोड़ा एक ग्लिम्स में देख लेंगे ताकि हमें इनके बारे में पता हो कि क्या कौन थे और कैसे उन्होंने सोशियोलॉजी की नींव रखी। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो इमानुएल डर्कहाइम की जो अर्ली लाइफ थी, ये पैदा हुए थे, इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1858 में। कहाँ पे? एपिनल, फ्रांस में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो फैमिली से आते थे, इनके जो फादर थे, और ये जिस फैमिली से आते थे वो रबीज थे रबीज। रबीज बेसिकली, अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि रबीज क्या होता है। रबीज होते हैं बेसिकली ये ज्यूस टीचर्स होते हैं। ठीक है, मतलब ज्यू एक धर्म है। ठीक है, यहूदियों का धर्म धर्म है। तो उनके ये गुरु हुआ करते थे। तो मतलब इनके फादर जो थे रिलीजन में बिलीव करते थे। बट इनिशियल में क्या हुआ कि जो डर्कहाइम थे वो उसमें बिलीव, उन्होंने इसको रिलीजियस फिलोसफीज को जो है अपब्रिंगिंग को, अपने टीनेजर्स को जो थे उन परंपराओं को क्या करा, बिल्कुल ही क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ें इन्होंने अपने जो किशोर अवस्था है या यंगस्टर इनिशियल स्टेज में उन्होंने इस चीज़ को क्या करा, रिजेक्ट कर दिया। और साथ ही साथ इन्होंने किस चीज़ को अपनाया, हिज इंटरेस्ट वॉज इन एकेडमिक। एकेडमिक में इनका इंटरेस्ट था, ना कि किसी थियोलॉजिकल या किसी रिलीजियस चीज़ में। तो इनका शैक्षणिक में योग्यता में, मतलब शैक्षणिक एकेडमिक में इनकी जो क्या था, रुचि थी। तो फिर इनकी एजुकेशन की बात करते हैं। तो इनकी एजुकेशन में ये बेसिकली लिटरेरी एजुकेशन से भी वो थे, क्या थे, डिससेटिस्फाइड थे। मतलब उनसे असंतोष था उस चीज़ से, किससे, लिटरली एजुकेशन से। और ये साइंटिफिक एंड मोरल ट्रेनिंग में विश्वास रखते थे, जो कि सोसाइटी को गाइड करे। मतलब शुरू से ही इनकी जो सोच थी वो ऐसी थी कि साइंटिफिक और जो है मोरल टीचिंग्स में बिलीव करते थे, और जो कि सोसाइटी को सुचारू रूप से चलाए। ठीक है, उनको गाइड करे। तो यही है उनके साहित्य शिक्षा असंतोष था, साहित्यिक शिक्षा में असंतोष था, और वैज्ञानिक और नैतिक शिक्षा में ये क्या, रुचि रखते थे। ठीक है, अब इनके करियर की शुरुआत देखते हैं। तो इनकी करियर की शुरुआत होती है, नो सोशियोलॉजी डिसिप्लिन एग्जिस्टेड येट। मतलब उनके टाइम पे सोशियोलॉजी जो है डिसिप्लिन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ठीक है, और उन्होंने क्या, फिलॉसफी वगैरह, समाजशास्त्र उस समय एग्जिस्ट नहीं करता था। दर्शन शास्त्र उस टाइम में उन्होंने पढ़ा, और उन्हें पढ़ाया भी गया स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस में। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो विजिट करते हैं, वो जर्मनी चले जाते हैं। और उनको एक साइकोलॉजिस्ट होते थे जिनका नाम था विल्म वुंड। ठीक है, विल्मेम वुंड, एक जो कि मनोवैज्ञानिक थे। इनके विचारों से काफ़ी इन्हें प्रेरणा मिली, और वहाँ से उन्होंने इंस्पिरेशन किया। और वहाँ से ही इन्होंने क्या करा कि जो साइंटिफिक स्टडी थी सोसाइटी की, समाज को वैज्ञानिक रूप से पढ़ने की इच्छा इनमें विकसित हुई उस टाइम पे। तो आप देख रहे हैं कि मतलब इनके जो फादर थे वो बेसिकली यहूदी टीचर थे, और उनको इन्होंने रिजेक्ट करते हुए किस में इनका इंटरेस्ट था, साइंटिफिक टीचिंग्स और मोरल टीचिंग्स में इनका इंटरेस्ट था, जो सोसाइटी में सुचारू रूप से उसको गाइड करे। बट ग्रेजुअली फिर जब ये जर्मनी मूव करते हैं, तब सोशियोलॉजी तो एज अ डिसिप्लिन इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, समाजशास्त्र बना नहीं था। तो उन्होंने किसकी, मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजी की पढ़ाई करी। और ये एक जो थिंकर थे, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किससे इंस्पायर्ड थे। तो वो विल्मेम वुंड से इंस्पायर्ड थे, जहाँ से उन्हें क्या मिला, उससे इंस्पायर्ड हुए, और साइंटिफिक स्टडी की जो है सोसाइटी में क्या करी, उससे पढ़ने की जिज्ञासा प्रस्तुत की। ठीक है, तो उन्होंने समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने की इच्छा विकसित की। फिर एकेडमिक कैरियर की मैं बात करूं, शैक्षणिक कैरियर की मैं बात करूं, तो 1887 में ये बॉर्डो यूनिवर्सिटी में, ठीक है, अपॉइंट हुए डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में, चूँकि इन्होंने फिलोसफी की पढ़ाई करी थी। एंड इन्होंने ऑफर्ड फर्स्ट सोशल साइंस कोर्स फ्रेंच यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। फिर इनका जो फोकस था वो एजुकेशन एंड मोरल गाइडेंस ऑफ सोसाइटी। जैसे हम स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि इनका जो फोकस था वो हमेशा दिलचस्पी उसी चीज़ में रही थी जिसमें कि साइंटिफिक स्टडी हो और मोरालिटी हो, ताकि समाज को प्रॉपर रूप से गाइड करा जा सके। तो वही उन्होंने जो है अपनी पढ़ाई भी पढ़ाना चालू करा अपने कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी में, बॉर्डो में। फिर इनका जो एक उद्देश्य था वो ये था कि टीचर्स को इस तरीके से ट्रेन करा जाए कि उनकी मोरल वैल्यू को रिबिल्ड करा जाए,
फ्रेंच सोसाइटी को एथिक्स को डेवलप करने में। मतलब उनका उद्देश्य ये था कि शिक्षकों को एक नैतिक मूल्यों से प्रशिक्षित करा जाए, मतलब उन्हें सिखाया जाए ताकि फ्रांसीसी समाज में एक नैतिकता पुनर्जागरण लाना चाहते थे। ठीक है, तो पुनर्जागरण लाना चाहते थे। बेसिकली ये मानो कि स्टार्टिंग से इन्होंने क्या करा कि इनको इंटरेस्ट था साइंटिफिक स्टडी में, ठीक है, प्लस मोरल वैल्यूज़ में। अब ये चीज़ जो थी ये क्या करती थी, ये गाइड करेगी किसको, सोसाइटी को, समाज को। जब समाज को गाइड करेगी तो इसी में इनकी दिलचस्पी थी। अब इन्होंने ये ऐसा चाहते थे, जब ये इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी में अपॉइंट हुए तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस पर फोकस करा कि जो टीचर्स हैं ना उनको इस तरीके की पढ़ाई कराई जाए, उनको इस तरीके से ट्रेन करा जाए कि वो फ्रांसीसी समाज में एक नैतिकता का पुनर्जागरण या फ्रांस सोसाइटी के एथिक्स को डेवलप कर सके। कैसे कर सके, इस विचारधारा से जिसमें इनको विश्वास था। ठीक है, कौन सी विचारधारा थी, वो विचारधारा थी साइंटिफिक एंड मोरल वैल्यूज़ की। इतना समझ में आया। फिर आगे बढ़ते अब इनके कुछ, जब ये अपॉइंट हुए फिलॉसफी की यूनिवर्सिटी में, ठीक है, एज अ फैकल्टी, तो उनके कुछ मेजर वर्क्स थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है। तो मेजर वर्क्स में इनका आता है पहले तो डिवीज़न ऑफ लेबर, ठीक है, डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ठीक है, पहला था। तो 1893 में इन्होंने ये किताब लिखी, ठीक है। इसमें टॉकटेल थीसिस था जिसमें इन्हें सोसाइटी के एक ऑर्डर की बात करी। फिर इन्हें रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड भी लिखा जिसमें साइंटिफिक मेथड की बात करी कि कैसे हम सोसाइटी को पढ़ेंगे। फिर सोसाइड एक नाम की इन्होंने एक इंपीरियल सोशियोलॉजिकल स्टडी करी। फिर एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन, मतलब रिलीजन की भी इन्होंने बात करी लेटर फेज में, ठीक है, 1912 में स्टडी रिलीजन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो ये कुछ बुक्स हैं, ये आपको याद रखनी है, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, समाज में श्रम का विभाजन 1893। तो इनकी एक तो बुक्स के नेम, बुक्स का नाम प्लस आपको इसका ईयर, ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। तो बेसिकली इनकी 5 बुक्स हैं, वो आप याद रखो, ठीक है। बाकी इन्होंने एक्चुअल में बुक्स नहीं लिखी हैं, बट उनका क्या रहा है, उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। ओके, तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ 5-6 बुक्स। पहली तो ये डिवीज़न ऑफ लेबर, सेकंड है रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, थर्ड है सोसाइड, फोर्थ है आपका एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन, एंड फिफ्थ है आपका एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। बाकी एक बार आप इसको पढ़ लेना 2-3 बार, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि कैसी क्या चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। सेम हिंदी के लिए, तो वो आप एक बार पढ़ लेना। ये 5 बुक्स हैं, इसको आप याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। फिर इसकी मेजर बुक्स की तो मैं बात कर ही चुका हूँ आपसे ऊपर, ठीक है। फिर कुछ लेटर एकेडमिक्स के बाद इन्होंने फुल टाइम जो प्रोफेसर बने 1896 में। इन्होंने उसके बाद सॉर्म यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, इन्होंने क्या करे, प्रोफेसर बने एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी के। फिर आगे बढ़ते हैं। ये आगे उपलब्धि हमने पढ़ी ली हैं। फिर पब्लिक रोल्स एंड द ड्रिफ्टवेस अफेयर, तो इसमें क्या था, उन्होंने सपोर्ट, इन्होंने कैप्टन थे एल्फ्रेड डुस्वेस, जिसको अक्यूज़ करा गया था ट्रीटीज एट एंटी सेमिटिज्म, ठीक है। एंड वैसे ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, आप पढ़ लो कि डर्कहाइम ने इन्हें फ्रांसीसी समाज में नैतिक पतन का प्रतीक माना जाता है। तो उन्होंने अल्फ्रेड ड्रेफिस, ये एक यहूदी सेना अधिकारी थे, उनका समर्थन किया जिसे झूठे देशद्रोह के आरोप में फंसाया गया था। डर्कहाइम ने इसे फ्रांसीसी समाज में एक नैतिक पतन का प्रतीक माना, ठीक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे घृणा के विरुद्ध एकजुट हों और सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएं। तो ये एक इनका पब्लिक रोल था। तो बेसिकली उन्होंने जैसे सोसाइटी में काम करा कि उनके एक जान पहचान के उन्होंने एक कैप्टन थे एल्फ्रेड ड्रिफ्टवेस, उन्होंने उनको क्या करा, सपोर्ट करा। उनको जो था देशद्रोह के आरोप में उनको क्या करा गया, उनको सज़ा सुनाई गई। तो उनके लिए उन्होंने समाज से बोला कि भाई, उसमें उन्होंने दिमाग लगाया और सोचा कि भाई ये तो नैतिकता का क्या है, फ्रांस में पतन हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग सब एकजुट होइए, ठीक है, एक साथ आइए और इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करिए, आप सच्चाई के लिए आवाज़ उठाइए। तो ये एक इनका पब्लिक रोल था। फिर व्यूज़ ऑन मोरालिटी एंड सोसाइटी, ठीक है। ऑल्दो हम ये बाद में लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ेंगे भी कि उनके क्या विचार थे, नैतिकता और समाज में क्या उनके विचार थे, ठीक है। तो बस बेसिकली अब अगर हम बात करें, एक छोटा सा भी देख लें, तो इसमें ये जो थे मोरल ऑर्डर वॉज एसेंशियल फॉर सोशल सॉलिडारिटी।
तो जो नैतिकता थी ना वो अनुशासन में, सोसाइटी को अनुशासन में रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मोरलिटी का रोल ये था कि सोसाइटी को ऑर्डर में वो रखेगी, और उन्होंने उस मोरल प्रिंसिपल्स को साइंटिफिक वे में पढ़ने की कोशिश करी और गाइड करा कि वो सोसाइटी को गाइड करेगी एक आधुनिक समाज में। तो उनका जो सोशलिज्म था वो मोरल एंड साइंटिफिक था, जैसे कि हम बात करते आ रहे हैं मोरल प्लस साइंटिफिक। ठीक है, ये याद रखना, और ये सोसाइटी को क्या करेगा, गाइड करेगी। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है, बेसिकली इनकी फिलॉसफी इसी पर डील करती है। ठीक है, बट इनका बाद में क्रिटिसाइज भी करा गया कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। अब यही चीज़ है कि समाज में नैतिकता अनुशासन में सोशल ऑर्डर की आवश्यकता थी। वैज्ञानिक समाजशास्त्र के माध्यम से नैतिकता सिद्धांतों को समझने और लागू करने की वकालत की। मतलब वही कि मोरल मतलब नैतिकता और साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच से जो है सोसाइटी को गाइड करने की जो है ये प्रयत्न करते हैं। ठीक है, अब उनका समाजवाद, उनका जो सोशलिज्म था वो आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक और वैज्ञानिक था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको याद रखना कि उनका जो सोशलिज्म था, उनका जो समाजवाद था वो मोरल और साइंटिफिक था, ना कि रिवोल्यूशनरी, ना कि क्रांतिकारी या आर्थिक आधार पर था। ठीक है, बट इसकी अब जब आर्थिक की बात कर रहे हो तो आप जानते हो कि कार्ल मार्क्स की बात आ जाती है, और कार्ल मार्क्स यहीं इनको क्रिटिसाइज करते हैं। और उनकी लेगेसी और कुछ इन्फ्लुएंस है कि मतलब उनकी कुछ जो विरासत और प्रभाव है वो ऐसे हैं कि उनका एक जर्नल था जिसका नाम था लैन सोशियोलॉजी, ये बेसिकली फ्रेंच टर्म है। ठीक है, ये जर्नल था उनका जिसमें इनकी चीज़ें पब्लिश हुई थी, और ये बाकी फील्ड से भी प्रभावित थे, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गई, लिंग्विस्टिक्स हो गई एंड साइकोलॉजी हो गई। ठीक है, इससे और इनकी जो मृत्यु हो जाती है 15 नवंबर 1917 में। तो ये 15 में ही पैदा हुए थे और 15 तारीख को ही मरे थे, बट ये नवंबर का मंथ था, और ये बेसिकली था कब का, वी कैन गो थ्रू इट, अप्रैल। ठीक है, एज आई सेड। इतना समझ में आया आपको? होप आपको इतनी क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। तो ऐसे ऐसे याद रखना 15/15। ठीक है, तो ये कब होगा, ये 17 में नवंबर, 15 अप्रैल को ये थे। इनके कुछ बुक्स थी, 5 बुक थी, वो आप याद रख लोगे। तो अगर मैं ग्लिम्स में आपको बताऊं तो बेसिकली ये बात थी कि इमानुएल डर्कहाइम के जब पैदा हुए फ्रांस में हुए, ठीक है, 15 अप्रैल को, और उसके बाद उनके जो पिताजी थे वो यहूदी टीचर थे, वो यहूदी को जूइश को जो है टीचिंग्स देते थे बेसिकली उनकी लॉज ऑफ फिलॉसफी से, बट उन्होंने रिलीजन में इंटरेस्ट नहीं था, तो डर्कहाइम ने उसको नकार दिया। और मोरल और सोसाइटी के बारे में उनको बड़ी दिलचस्पी थी, और बाकी साइंटिफिक वे में मोरल्स को पढ़ने की, ताकि वो मॉडर्न सोसाइटी को गाइड कर सके। इसी आधार पर उनकी जर्नी चलती रही। वो आगे कई कॉलेजेस में गए, वहाँ पे प्रोफेसर बने, और इसी मुद्दे को उन्होंने आगे प्रोत्साहन दिया, और इसी आधार पे उन्होंने कई बुक्स भी लिखी। वो बुक्स के आप नाम याद रख लेना, जैसे सुसाइड्स हो गई, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन हो गया, ठीक है, डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया फॉर सोसाइटीज़। तो ये सारी बुक्स हैं, वो आप याद रखोगे। ये विरासत और ये हमने पढ़ ही लिया है। अब कुछ क्रिटिक कवीज हैं कि ये फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी कहलाए जाते हैं। इनने साइंटिफिक मेथड को इंट्रोड्यूस करा है, एंड इनकी मोरल एजुकेशन, सोशल सॉलिडरिटी एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मतलब कि नैतिक शिक्षा, ठीक है, सामाजिक एकता और सामूहिक चेतना, ठीक है, इन तीनों को इन्होंने क्या करा, इसमें मुख्य ध्यान दिया। मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सोशल सॉलिडरिटी यानी कि आपकी सामाजिक एकता, और नैतिक शिक्षा पे इन्होंने जोर दिया। ठीक है, अब बेसिकली आप देखो तो इसमें क्या आता है, मोरल्स आएंगे प्लस साइंस आएगी। इन दोनों के आधार पे ही क्या करा, इन दोनों को मर्ज करके इन्होंने किसकी नींव रखी, सोसाइटी की सोसाइटी को ये दोनों चीज़ें क्या करेंगी, गाइड करेंगी। ठीक है, तो ये मतलब पहले इन्होंने साइंटिफिक मेथड को इंट्रोड्यूस करा। अब इन्होंने ये बिलीव करते कि जो समाज है हमारा, वो व्यक्ति को समाज का आकार देते हैं। मतलब नॉट इंडिविजुअल शेप्स द ह्यूमन बिहेवियर। जो हमारी सोसाइटी होती है ना, वह ह्यूमन बिहेवियर को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, ना कि इंडिविजुअल समाज को बिहेव करता है। तो समाज अगर जैसा चाहेगी वैसा इंडिविजुअल सोचेगा, ना कि इंडिविजुअल जो करता है वो समाज करेगा। समझ में आया आपको? तो इनका यही रोल था। तो आप देखोगे ये समाज के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, ना कि इंडिविजुअल के बारे में। इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे हमारे मैक्स वेबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर 2 में इसी में बनता है कि इनकी मेन थीम ऑफ फाउंडिंग
ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब मुख्य विषय और समाजशास्त्र की स्थापना इमाल डायग्राम ने करी। तो देखो अब इनके हमें समझ में आ गया कि साइंटिफिक मेथड से मोरल चीज़ों को पढ़ के सोसाइटी को गाइड करना चाहते थे। ठीक है, इसी आधार पर इन्होंने काम करा। कलेक्टिव की बात करते थे, सोसाइटी की बात करते थे, इंडिविजुअल की बात नहीं करते थे, एक आदमी की बात नहीं करते थे, पूरे समाज को लेके चलते थे। ये कहते थे कि समाज से ही क्या होता है, ह्यूमन इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है बनता है, ना कि इंडिविजुअल से समाज का बनता है। ठीक है, तो अब इसी आधार पर इनके दो आइडिया थे डर्कहाइम के। इनके जो टू मेन थीम्स थी डर्कहाइम की वर्क की, तो पहला तो ये था कि प्रायोरिटी ऑफ द सोशल ओवर द इंडिविजुअल, मतलब व्यक्ति से अधिक समाज का महत्व। मतलब वही बात हो गई कि जो सोशल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसमें पहले मैं यही कहते हैं कि सोसाइटी इज़ मोर पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट दैन एनी इंडिविजुअल। समाज व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली है ना कि प्रभावशाली। ठीक है, तो समाज को इन्हें हमेशा प्रेफरेंस दी है इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसका अगर मैं दूसरा इनका बताऊं तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि इन्होंने किस चीज़ को आधार दिया, सोसाइटी को दिया ना कि इंडिविजुअल को। दूसरा था कि इन्होंने साइंटिफिक चीज़ की क्या करी, स्टडी करी, किसमें, सोसाइटी के लिए। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी मतलब समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। तो आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई। पहली चीज़ हो गई आपकी कि प्रायोरिटी ऑफ सोशल ओवर इंडिविजुअल, मतलब व्यक्ति से अधिक का महत्व, समाज का महत्व। फिर दूसरा साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। इतनी चीज़ समझ में आई कि आप जो समाज को पढ़ोगे तो उसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, और मेज़र करोगे, ना कि आप अपना फिलॉसफी दोगे या आपका बायसनेस होगा किसी चीज़ को पढ़ने के लिए। फॉर एग्जांपल इन्हें किताब लिखी थी सुसाइड, तो उन्होंने सुसाइड के बारे में पढ़ा। ऐसा नहीं कि उन्हें अपनी चीज़ें थोपी, उनने उसकी प्रैक्टिकल और एम्पिरिकल अप्रोच अपनाई। ठीक है, डाटा कलेक्ट करा, उसके आधार पर उन्होंने बताया कि भाई सुसाइड जो इंडिविजुअल है वो नहीं करता, उसको समाज प्रेरित करता है कि वो सुसाइड करे। ये हम आगे पढ़ेंगे सुसाइड में। आगे बढ़ते हैं। देन डर्कहाइम व्यू ऑफ सोसाइटी। देन सोसाइटी इज मेड अप ऑफ सोशल फैक्ट्स। अब क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि भाई ये सोशल फैक्ट क्या है। ठीक है, तो सोशल फैक्ट्स होती हैं कुछ ऐसे फॉर्म्स या कोई ऐसे नॉर्म्स, ठीक है, जो एग्जिस्ट करते हैं इंडिविजुअल के आउटसाइड, बट उनके एक्शन को शेप करते हैं। मतलब वो एक्शन कैसे करेंगे उसको करते हैं। नहीं समझ में आया और आसान से समझते हैं। पहले एक बार पढ़ लेते हैं। समाज कई सामाजिक तथ्यों मतलब सोशल फैक्ट से बना है। ये सामाजिक तथ्य व्यक्ति के बाहर होते हैं और उनके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इन तथ्यों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन और विश्लेषण करना समाज का कार्य है। इस कारण डर्कहाइम कहा जाता है समाजशास्त्र का जनक, फादर ऑफ द सोशियोलॉजी। देखो हमारी जो सोसाइटी है वो किससे बनी, सोशल फैक्ट से। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सोशल फैक्ट या फिर सामाजिक तत्व क्या है। तो सामाजिक तत्व क्या होते हैं कि ये फोर्स है या नॉर्म्स हैं जो सोसाइटी में जो इंडिविजुअल के बाहर होते हैं, मेरे बाहर होंगे कुछ तत्व ऐसे, वो मेरे एक्शंस को शेप करेंगे। ठीक है, तो अब वो मेरे एक्शंस को कैसे शेप करेंगे, जैसे कि मान लो हम ऐसे उदाहरण ले लेते हैं कि तो किस चीज़ की बात हुई, तो बात ये हुई कि हमारा जो समाज है वो क्या कर रहा है कि हमें प्रेरित कर रहा है, हमारे सोशल फैक्ट्स हैं वो हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसे एक्शंस कंडक्ट करें। फाइन, अब उस एक्शंस को कंडक्ट करने के लिए तो हमारे जो एक्शंस हैं, जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं कि मानो कि कोई बंदा की मृत्यु हो रही है, जैसे अभी हमने इससे पहले सुसाइड की बात करी थी। तो सुसाइड क्या हो रहा है, जैसे मार्क्स कमा रहे हैं और कोई मर जा रहा है, किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसने सुसाइड कर लिया, तो उसने क्या सिलेक्शन ना होना सुसाइड करने का कारण बन सकता है, या फिर सोसाइटी उसे प्रेशर डाल रही है कि भाई आप आत्महत्या कर लो, आप नहीं कर पाए। तो डर्कहाइम इसी चीज़ को पढ़ता है कि सुसाइड जो है वो मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, समाज मेरे को प्रेरित कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि समाज ने कुछ ऐसे नॉर्म्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स बना दिए हैं कि भाई ये चीज़ तो होनी ही चाहिए। जैसे अब मेरा सिलेक्शन मानो बहुत बड़ा एग्ज़ाम ले लेते हैं, जैसे यूपीएससी में नहीं हुआ, ठीक है, तो आप सुसाइड कर ले रहे हो, क्यों, क्योंकि भाई फेल्यूर, आपको कंटिन्यूसली फेल्यूर मिल रहा है। तो समाज कह रहा है भाई इसको तो फेल्यूर ही मान चुका है अपने आप को, समाज ने कहा भाई ये तो फेल्यूर है, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ, इट्स अ
एक फैक्ट बना दिया कि भाई आपका नहीं हो रहा, तो उसने वो चीज़ अपनी ईगो पे ले ली, तो उसे क्या कहा गया, ईगोइस्टिक। तो वो उसने उस चीज़ को सुसाइड कर लिया, मतलब सोसाइटी ने वो उस चीज़ को प्रेरित करा। ठीक है, ये हमारा सोशल फैक्ट है, ये हमारा सामाजिक तथ्य है, जिसके आधार पे हम इन्होंने बहुत बड़ी नींव रखी, किसकी, सोशल फैक्ट की। तो इसी के आधार पे क्या कहा गया कि जो इन्हीं को बोला गया कि जो डरकहाइम है फादर ऑफ द सोशियोलॉजी हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या, किस तरीके से पढ़ा, उन्होंने उस सोसाइटी को इसलिए नहीं पढ़ा कि उन्होंने एक फिलॉसफी बना ली, उन्होंने उसको प्रैक्टिकल और एम्पिरिकल अप्रोच में उसको देखा, उन्होंने इस तरीके से देखा, उन्होंने साइंटिफिक मेथड लगाए। ठीक है, उन्होंने वैज्ञानिक रूप से उसका अध्ययन करा, इसी आधार पे उनको बोला जाता है फादर ऑफ द सोशियोलॉजी। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब बर्थ ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। अब सोशियोलॉजी का कैसे एक डिसिप्लिन बना, कैसे वो सब्जेक्ट समाज में आया है ताकि लोग उसे पढ़ सके। तो समाज शास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करना, तो वो कैसे हुआ, तो डर्कहाइम ने सोशियोलॉजी को एक सेपरेट, एक वेल डिफाइंड एक सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, वो एक अब आइडिया नहीं रहा, अब समाज को पढ़ने का एक नया सब्जेक्ट बन गया कि समाज को आप कैसे पढ़ोगे, सोसाइटी को आप कैसे पढ़ोगे। तो वही डर्कहाइम ने बोला कि अब ये सिर्फ आइडिया नहीं बना, अब इसको हम सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे। तो उसके रूट कहाँ से देखे जाते हैं, आप देखोगे पुराने जो थिंकर्स थे, जब ये डेवलप नहीं हुआ था, हमारा सोशियोलॉजी इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, उससे पहले एक हमारे प्लेटो आए, एरिस्टोटल आए, मॉन्टेस्क्यू आए, इनने अपने विचारों से ही, तो अपने कलम के आधार पे ही तो क्या करा, समाज में परिवर्तन ला दिए। मॉन्टेस्क्यू की वजह से लॉजिकल रेशनल थिंकिंग आई, रोसियो की वजह से आई। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो तो बहुत सारे लोगों ने काफ़ी लिखना चालू करा, तो लोगों के क्या हुआ, दिमाग खुला, उन्होंने सोचना चालू करा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सोसाइटी में रेवोल्यूशंस आए। ठीक है, तो वो कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कलम की आधार और सोचने की क्षमता, अगर लॉजिकल रीजनिंग क्षमता जा रही है, तो उसी आधार पे ही क्या करते हो आप, सोसाइटी में रेवोल्यूशंस हो जाते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने इसी चीज़ को प्रेरित करा और इन्होंने बोला कि जो अब हमारी सोसाइटी है, वो सोसाइटी हम कैसे पढ़ेंगे, हम एक सब्जेक्ट के माध्यम से पढ़ेंगे जिसकी स्थापना हुई सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। अर्लियर फिलोसफर स्टडी सोसाइटी फिलोसफिकली एंड नॉट एम्पेरिकली, मतलब जो पुराने हमारे जो सोशियोलॉजिस्ट थे, जो हमारे फिलोसफर्स थे, वो फिलोसफी के आधार पर पढ़ते थे, फिलोसफिकली पढ़ते थे, मतलब वो एक दर्शन समाजशास्त्र की, दार्शनिक समाजशास्त्र की तरह पढ़ते थे, ना कि कोई एम्पेरिकल अप्रोच, ना कि कोई वैज्ञानिक शाखा के रूप में पढ़ते थे। अब सोसाइटी जो है वैज्ञानिक रूप में भी पढ़ी जाएगी, मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी कि वो फैक्ट्स के आधार पे, तथ्य के आधार पे। अब कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने आया जुमला मारा और आप पढ़ गए, समझ गए। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ डर्कहाइम और कुछ अदर थिंकर्स भी थे, जैसे अगस्त कॉम्टे ने अपना एक टर्म दिया सोशियोलॉजी, ये डर्कहाइम ने टर्म नहीं दिया था, बट फोकस वॉज थियोरेटिकली स्पेकुलेशन, मतलब इनका भी यही था कि अनुमान के आधार पे कर लो, कोई रिसर्च नहीं करना अगस्त कॉम्टे का, बट साइंटिफिक स्टडी करनी है। ये किसने बताया, इमाइल डर्कहाइम ने। नाम किसने दिया, ऑगस्ट कॉम्टे ने। हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने भी एम्फेसाइज करा। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया कि समाज को सामंजस्यपूर्ण मान लिया है। ठीक है, समाज को सामंजस्यपूर्ण मान लिया है बिना, मतलब रियल वर्ल्ड को। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर, जो स्पेंसर थे, ये भी एक हमारे रिसर्चर और साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या कर, हर्बर्ट स्पेंसर ऑल्सो एम्फेसाइज एब्स्ट्रैक्ट थ्योराइजेशन, मतलब एब्स्ट्रैक्ट थ्योराइजेशन का मतलब हो गया कि मतलब आप इसको बेसिकली सामंजस्य रूप में, एक समझौते के रूप में कि हाँ भाई ये चीज़ है, ठीक है, अच्छा ये नहीं तो ये ठीक है, ऐसे करके आप उसको पढ़ लोगे। बट एक फैक्चुअल, एक ऑथेंटिसिटी, एक साइंटिफिक अप्रोच, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। तो ऐसे बहुत सारे थिंकर्स आए जिन्होंने प्रेरित करा, बट एक्चुअल में जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ वो इमाइल डर्कहाइम के आने के बाद ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब उनके इमाइल डर्कहाइम के कुछ हमारे अचीवमेंट है, कुछ उपलब्धियां हैं, वो हम देख लेते हैं कि उन्होंने इस चीज़ के लिए फिलॉसफी वाले डिपार्टमेंट से और साइकोलॉजी वाले डिपार्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा जो है अपोजिशन देखा। उन्होंने इसको ह्यूमन बिहेवियर में काफ़ी सारे चेंजेस देखे। ठीक है, और
येट ही वॉज सक्सेसफुल एस्टेब्लिशिंग, और बहुत सारी समस्या आने के बाद उन्होंने मतलब जो हमारी सोशियोलॉजी है उसको एज अ साइंटिफिक फील्ड का नाम मिला, उसको दर्जा मिला, और उन्हें सोसाइटी को साइंटिफिक वे में पढ़ने की एक एज अ सब्जेक्ट जो है परमिशन ग्रांट हुई। ठीक है, मतलब जो उनका एटलीस्ट जो गोल था ना कि मतलब साइंटिफिक वे में किसको, मोरल्स को पढ़ेंगे हम, जो कि सोसाइटी को क्या करेगी, गाइड करेगी। ठीक है, तो वही सोसाइटी को अब क्या करेंगे, साइंस के वे में एक इम्पीरियल अप्रोच से साइंस को पढ़ेंगे। ठीक है, दर्शन शास्त्र और मनोवैज्ञानिक जैसे विषयों को के विरोध के बावजूद उन्होंने समाज शास्त्र को एक अलग वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित किया। उनका उद्देश्य था कि समाज शास्त्र एक ऐसा विज्ञान बने जो समाज और अध्ययन कर नैतिक सुधार लेकर आ सकता है। इतना समझ में आया बस। तो आपको 3-4 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बहुत सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे जो हमारा सोशल फैक्ट होगा। तो इसमें बेसिकली एक चीज़ ये थी कि हमारा जो सोसाइटी है, वो जो सोसाइटी है हम उसको साइंटिफिकली और मोरल वैल्यू से पढ़ेंगे, जो कि गाइड करेगी कौन, साइंटिफिक और मोरल चीज़ें। ठीक है, किसको पढ़ेंगे हम, सोसाइटी को पढ़ेंगे। इसी के आधार पर पूरी बुनियाद घूमती है, और ऐसे ही साइंटिफिक किसकी, साइंटिफिक मेथड की स्थापना करते हुए सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन या विषय को, सब्जेक्ट को, ठीक है, पढ़ने की नींव रखी। इतना समझ में, बस यही पूरी चीज़ है इसमें क्लियर करने की। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द दिस बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ किसका, इमाल डर्कहाइम। अब हम नेक्स्ट से इनकी जो 4 फिलोसफीज हैं वो हम पढ़ लेंगे जल्दी से नेक्स्ट लेक्चर में, और हमारा इमाल डर्कहाइम कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।